जय हिंद। वेलकम टू द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शैलेंद्र त्रिपाठी, योर फिजिक्स फैकल्टी। आज लेके आया हूँ आपके लिए एक लाइव सेशन। और इस डिजिटल बोर्ड पे जैसे आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आर्किमिडी प्रिंसिपल है। क्या है? आर्किमिडी प्रिंसिपल। सो प्लीज वॉइस क्लियर होगी, वीडियो क्लियर है? चैट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। और हम आज का अपना प्यारा सा एक लेक्चर आर्किमिडी प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। अ वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे आप देख रहे हो आर्किमिडी प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में आज का हमारा लेक्चर है। तो आर्किमिडी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ बताई हमें कि कैसे कोई भी बॉडी फ्लोट करती है, तैरती है पानी में। ठीक, तैरती है पानी में या डूबती है। ठीक, तो आर्किमिडी प्रिंसिपल क्या है? वो ये है कि व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और ए फुल्ली इमर्स्ड इन अ बॉडी, देन इट्स वेट इज इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। क्या बोला मैंने कहा कि अगर कोई बॉडी पार्शियली यानी आधी पानी के अंदर डूबी है या पूरी डूब गई है, ये डूबी है पूरी बॉडी या पूरी डूब गई है, उसका जो वेट होगा वो उसके टोटल वेट ऑफ बॉडी के बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ऐसा आर्किमिडी साइंटिस्ट ने कहा। ठीक, फिर हमने बोला कि ठीक है, हमने ये मान लिया, तो लेकिन सर कोई भी बॉडी डूबती क्यों है, चलती फ्लोट क्यों करती है, चलती क्यों है? ठीक, तो इसके लिए आया हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। क्या आया? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, कि वो तैरती क्यों है, डूबती क्यों है ना। उसको पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि वो क्या चीज़ है जिसके वजह से कोई भी बॉडी तैरती है यानी फ्लोट करती है या डूबती है यानी सिंक करती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी बॉडी हो, जरा इधर देखिए, जैसे ये एक वेसल है, कंटेनर है, इसमें पानी है। ठीक, इस पे कोई बॉडी है, ये रही, ये आधी पार्शियली इसमें इमर्स्ड है यानी आधी पानी में डूबी हुई है। इस बॉडी के नीचे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या लगेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। जब एक परपेंडिकुलर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, उस फोर्स को हम बोलते हैं बायंसी फोर्स। क्या बोलते हैं? बायंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल यानी बायंसी फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को तैरने देती है पानी पे या उसे डूबने भी देती है। तो ये फोर्स क्या होती है? परपेंडिकुलरी अपवर्ड लगती है यानी परपेंडिकुलरी लंब ऊपर को लगती है, इसलिए इसका एक और नाम भी होता है अपवर्ड थ्रस्ट। क्या नाम होता है? अपवर्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? बल है ये। क्या है ये? बल। कैसा? उत्प्लावन बल ही है थ्रस्ट फोर्स। ठीक, तो बायंसी फोर्स बोलो या अपवर्ड थ्रस्ट बोलो, दोनों एक ही चीज है। कैसी फोर्स? जो ऊपर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे, जिस वजह से कोई भी चीज तैरती है या डूब सकती है। तो ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा वो जानिए आप। देखिए, पहले हम बात करते हैं, पहली बात, ये हमने कंटेनर लिया अपना, इसमें पानी है,
ठीक, पानी है। जब किसी भी बॉडी का वेट, जब किसी भी वस्तु का वजन, वेट, वो रही ये बॉडी, हमने ए बॉडी जो इसमें हम डालने वाले हैं, ठीक, अगर इस पे लगी बायेंसी फोर्स बराबर हो जाए, बायेंसी फोर्स क्या है, बराबर हो जाए, तब ये बॉडी फ्लोट करेगी कि डूबेगी, क्या होगा? देखिए, जब इस बॉडी का वेट इस बायेंसी फोर्स के बराबर होगा तब ये बॉडी आधी डूबेगी पानी में और आधी पानी के बाहर रहेगी, यानी ये पार्शियली इमर्स्ड होगी। क्या होगी? पार्शियली इमर्स्ड, पार्शियली इमर्स्ड। जैसे 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 का मतलब है इस बॉडी के सेंटर से अगर हम इसका वेट निकालते हैं तो ये डाउनवर्ड जाएगा, है ना। तो ये जो वेट फोर्स है, ये भी एक बल होती है, ये जो वेट फोर्स है वो इस बायेंसी फोर्स के बराबर होगी, वो वेट है ये जो वेट फोर्स है वो किसके? बायेंसी फोर्स के बराबर होगी। तब बॉडी क्या करेगी? आधी पानी के अंदर रहेगी और आधी बाहर रहेगी, और ये चीज क्या करेगी? फ्लोट करेगी, यानी तैरेगी। क्या करेगी? फ्लोट करेगी। ठीक, पहली चीज, इतनी चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंडीशन है कि फिर से हम वही कंटेनर ले रहे हैं और ये पानी है, ठीक। अब वही वेट फोर्स कम हो जाए उस बायेंसी फोर्स से, क्या हो जाए? उस बायेंसी फोर्स से कम हो जाए, तब वो बॉडी फ्लोट तो करेगी, वो बॉडी फ्लोट तो करेगी, लेकिन तब वो पार्शियली इमर्स्ड नहीं होगी। तब वो क्या होगी? पानी के सरफेस पे ही तैरती रहेगी, पानी के सरफेस पे ही तैरती रहेगी। तो याद रखना मेरी बात को, जब बायेंसी फोर्स ज़्यादा हो जाती है वेट फोर्स से, तब वो बॉडी उसके सरफेस पे ही तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है। ठीक, ये है दूसरी कंडीशन। फ्लोट की बात हो गई, क्लियर हुआ ये चीज? चलिए बताइए, तो चीज क्लियर हुई कि नहीं? परफेक्ट। थर्ड बात करते हैं। थर्ड बोलता है, फिर से हमने वो एक कंटेनर लिया और उसमें पानी माना, ठीक। जब इस बॉडी का वेट फोर्स ज्यादा हो जाए उस बायेंसी फोर्स से, क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। क्या अलग हो जाए? ज्यादा। क्या हुआ बेटा? सर बायेंसी फोर्स के अकॉर्डिंग फ्लोट करेगी कोई थिंग, या बता रहे हैं, वही चीज बता रहे हैं। आंचल सुनना ध्यान से। थर्ड केस में तो जब बॉडी वेट फोर्स ज्यादा हो जाए बायेंसी फोर्स से, तो होता क्या है कि वो बॉडी सिंक करने लगती है। क्या करने लगती है? सिंक, यानी डूबने लगती है, और वो डूबते डूबते पानी के सतह पे, सरफेस पे नीचे आ जाती है। ठीक, तो ऐसे केस में बॉडी क्या? डूबती है, सिंक करती है। अब आंचल ने ये पूछा कि जब वो डूब रही होगी क्या तब भी बायेंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल उस पे अपवर्ड डायरेक्शन पे ही लगेगा? तो बेटा वो अपवर्ड डायरेक्शन पे ही लगेगा। क्या लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन पे भी। जैसे ये रहा वो बॉडी पानी पे ये डूब रही है, ठीक। मान लो इस बॉडी का वेट है 20 न्यूटन।
क्या है 20 न्यूटन। और जो वाटर बायंसी फोर्स अपवर्ड लगा रही है इस पे फोर्स बल, ठीक, उत्प्लावन बल अपवर्ड डायरेक्शन में, वो इससे कम है। कम का मतलब 20 न्यूटन भी नहीं हो सकता ना 20 न्यूटन से ज़्यादा हो सकता है, उससे कम होगा, यानी 90 न्यूटन हो या 18 हो 17 हो कुछ भी हो, 20 न्यूटन से कम है, ठीक। तो ये फोर्स लगती तो जरूर रहेगी ऊपर, लेकिन इस बॉडी का वेट फोर्स जितना ज़्यादा है इससे कि ये नीचे जाती रहेगी और ये अपवर्ड फोर्स इस पर लगती रहेगी और लगती रहेगी। तो जिस वजह से अपवर्ड फोर्स लग जरूर रही है बायंसी, लेकिन ये इससे कम है, इसके वजह से ये इस बायंसी फोर्स इसको ऊपर ले जा नहीं पा रही है, यानी इसको तैरा नहीं पा रही है, फ्लोट नहीं करा पा रही है, जिस वजह से क्या है ये बॉडी डूब रही है। क्या हो रही है? डूब रही है। ये सीन होता है सिंक में, डूबने में। क्लियर हो बेटा? चलिए, इतना होने के बाद ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, यानी आर्किमिडी प्रिंसिपल ने ये चीज पूरी हमें बताई। तो फिर इतनी चीज बताने के बाद सबसे बड़ा मन में ये चीज आया कि कोई भी चीज आपको बोलता है ना कि बर्फ तैरती है पानी में, ठीक, क्यों? तो आप लोग जवाब दे देते थे कि डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ आइस से। वो परफेक्ट है, ठीक, स्कूल के हिसाब से परफेक्ट है, लेकिन आप बड़ी क्लासेस में आप पहुंच गए, आप कॉम्पिटिशन में पहुंच गए, तो डेंसिटी तो वो है ही आंसर, लेकिन उसका सही आंसर क्या है? बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स क्या है सही आंसर? बायंसी फोर्स है, यानी उसको हम क्या बोलेंगे आप? बायंसी फोर्स। को याद रखिएगा, बायंसी ही फोर्स है जिस वजह से वो बॉडी फ्लोट करती है, आइस फ्लोट करता है, तैरता है। अगर बायंसी फोर्स ज़्यादा होगी तो उसको फ्लोट करती रहेगी, या उसके वेट फोर्स के बराबर होगी तो वो चीज़ फ्लोट करती रहेगी। लेकिन अगर बायंसी फोर्स उसके वेट फोर्स से कम हो गया तो वो चीज़ बायंसी फोर्स चाह के भी उसको तैरा नहीं सकती है, और वो चीज़ क्या धीरे धीरे डूबने लगेगी। इतनी बात हो गई आर्किमिडी प्रिंसिपल की, ठीक, जिसके लिए आज का हमारा लेक्चर था। आर्किमिडी प्रिंसिपल ने हमको एक नई चीज़ बताई इतना होने के बाद, उसने बताया रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में बताया? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? देखिए, ये एक कंटेनर है, इसमें वाटर है, ठीक है, वेसल ले लिया, कंटेनर ले लिया, इसमें वाटर है। अब ये बॉडी है, इसमें पार्शियली इमर्स्ड है, ठीक, ये बायंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है। रिलेटिव डेंसिटी कहती है, रिलेटिव डेंसिटी कहता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी बॉडी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इट्स कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोला है? संक्षेप घनत्व। क्या होता है संक्षेप घनत्व? का मतलब है किसी भी बॉडी या वस्तु की डेंसिटी घनत्व बराबर होगी, अनुपात होगी किसके? घनत्व ऑफ पानी, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर के। ये चीज़ तभी हो पाएगी, यानी अनुपात यानी रेशियो तभी आ पाएगा जब टेम्परेचर कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। किसी भी बॉडी की डेंसिटी पानी के डेंसिटी के रेशियो में आएगी, अपॉन में आएगी, तभी आएगी जब टेम्परेचर कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। याद रखिएगा, अगर ऐसा होता है तो उसको हम डेंसिटी यानी घनत्व नहीं कहते, उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, यानी संक्षेप घनत्व कहते हैं। संक्षेप घनत्व कहते हैं, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, दोनों की डेंसिटी है, यानी दोनों कट जाएंगे, वैल्यू आएगी 1 आने के वजह से इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। जब कोई भी मात्रक यानी यूनिट नहीं होती है तो इसकी विमाय डायमेंशन भी नहीं होता।
तो नो डायमेंशन, तो उसकी ना कोई डायमेंशन होती है ना ही कोई यूनिट होती है। क्या कहा मैंने? ना कोई डायमेंशन होती है ना ही कोई यूनिट होती है। क्लियर हुई इतनी बात? क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? बताओ। सिर्फ एकता का रिस्पॉन्स आ रहा है बेटा, बाकी सब चैट में रिस्पॉन्स करिए। क्लियर हुआ कि नहीं इतनी बात? रिलेटिव डेंसिटी क्या कहना चाह रहा था मैं? यस, कितने टेम्परेचर पे? 4। तो एमएनएस में ये क्वेश्चन आएगा कि रिलेटिव डेंसिटी कितने टेम्परेचर पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। कितने टेम्परेचर पे? 4 डिग्री। ठीक। वाटर की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है? तो 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एग्जाम में पूछता है कितनी होती है? तो 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होती है। तो ये था हमारा रिलेटिव डेंसिटी। ठीक। आर्किमिडीज प्रिंसिपल खत्म, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन खत्म, और ये आपका रिलेटिव डेंसिटी भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि बॉडी का वेट कम हो जाता है पानी में। ये याद रखना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने एक चीज और बताई कि बॉडी पार्शियली इमर्स्ड हो पानी के अंदर या पूरी डूब जाए, उसका वेट कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का जवाब है क्योंकि उस बॉडी पे जो फोर्स लग रही है बायंसी, ठीक, वो चारों दिशाओं से, हर डायरेक्शन से बराबर लग रही है। और वो फोर्स जब बराबर लग रही है तो उसका प्रेशर भी क्या है, उस पर बराबर लग रहा है, जिस वजह से उस बॉडी का वेट क्या हो गया है? हल्का हो गया है। क्या हो गया है? हल्का। यानी कोई भी बॉडी पानी में इसलिए लाइट हो गई है क्योंकि उस पर प्रेशर हर जगह से कांस्टेंट लग रहा है, न्यूनतम लग रहा है, जिसके वजह से वो बॉडी का वेट पानी के अंदर हल्का हो गया है, लाइट हो गया है। ठीक। तो याद रखना, प्रेशर हर जगह से बराबर लग रहा है, और वो प्रेशर कांस्टेंट लग रहा है, बराबर लग रहा है, तो क्या कितने एंगल पे लग रहा है? परपेंडिकुलर लग रहा है, यानी 90 डिग्री एंगल पे। कितने पे लग रहा है? 90 डिग्री एंगल पे। तो कैसे? आपके मन में क्वेश्चन आया ना ये, सर कैसे प्रेशर पे आपने कैसे बोल दिया 90 डिग्री लग रहा है? चलो उसकी अब बात हम कर लेते हैं कि क्यों 90 डिग्री प्रेशर लग रहा है एंगल पे। देखिए, pressure is perpendicular on the liquid at rest। जब लिक्विड के यानी फ्लूइड के पार्टिकल्स रेस्ट पे रहेंगे तो प्रेशर उस पर परपेंडिकुलर लगेगा। इसको हाइड्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, यानी फ्लूइड स्टैटिक भी कहते हैं, जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल किस में रहेंगे? कण रेस्ट में रहेंगे, विराम पे। तो अब देखो क्या है यहाँ पे सीन। मान लिया ये रहा कंटेनर वेसल, ठीक, ये रहा इसमें पानी, मैं सीधा तो ले नहीं सकता बॉडी का वेट का फोर्स, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो समझाने में तुम्हें दिक्कत होगी। तो मैंने मान लिया कि यहाँ इसके सरफेस पे एक पॉइंट मान लिया, उसका सेंटर 6C, और यहाँ से बोला इस बॉडी का वेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। क्या लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक। और इस पे जो रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड लग रही है, ये रही R, ठीक। इंक्लाइन ले रहा हूँ कि थोड़ा दिखे, समझ में आए। और इस रिएक्शन फोर्स को अगर मैंने दो कंपोनेंट में स्प्लिट किया तो एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आया और एक इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट आया। क्या आया? एक इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट आया हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आया। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में इस चैप्टर में थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में हॉरिजेंटल कंपोनेंट को जिसे आप एक्स एक्सिस कहते हो, एक्स अक्ष कहते हो, वर्टिकल कंपोनेंट जिसे वाई एक्सिस कहते हो, वाई अक्ष कहते हो,
इसको हम कहने लग गए टेंजेंशियल कंपोनेंट। क्या कहने लग गए? टेंजेंशियल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट को कहने लगे नॉर्मल कंपोनेंट। क्या कहने लगे? नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक, जिसके वजह से हुआ क्या, इस रिएक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो या वर्टिकल हो, इनके बीच में एक एंगल थीटा बना। और जब एंगल थीटा बना तो ये क्या होता है आपका, ये हुआ आपका आर कॉस थीटा और ये क्या हुआ, आर साइन थीटा। ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका कॉस थीटा होता है। ठीक, और वाई एक्सिस पे वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट आपका साइन थीटा होता है। स्प्लिट कौन हुआ? कोई बात नहीं बेटा, अभी सही हो जाएगा, नेट इश्यू होगा। ठीक, वर्टिकल क्या होता है? आर साइन थीटा होता है। वर्टिकल क्या होता है? आर साइन थीटा होता है। तो जब फ्लूइड रेस्ट पे रहते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स रेस्ट पे रहते हैं, तो होता क्या, रेस्ट पे रहने का मतलब है कि वो कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट में कोई भी बल यानी फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो वहां जब फोर्स जीरो हो गई तो रिएक्शन फोर्स यानी एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया। भाई फोर्स जीरो हो गया तो एंगल भी कितना है, यहाँ पे देखो जीरो हो गया। अगर एंगल जीरो हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, तो जब थीटा जीरो हो गया तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होगी। इसका मतलब आर जीरो के बराबर नहीं है। ठीक, और जब वर्टिकल कंपोनेंट की बात की हमने, जब वर्टिकल कंपोनेंट की बात की तो थीटा हम जानते हैं 90 डिग्री होता है और साइन 90 की भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और जब साइन 90 की वैल्यू 1 है तो यहाँ भी आर जीरो के बराबर नहीं हुआ। ठीक, तो दोनों में तो आर जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज अभी बोली ना कि फ्लूइड जो लिक्विड है यहाँ रेस्ट में है, और जब रेस्ट में है तो वो मूव नहीं कर रहा है, उसमें वेलोसिटी नहीं है। तो जब वेलोसिटी यानी वेग नहीं है तो उसमें त्वरण यानी एसिलेशन भी नहीं है, और जब वो नहीं है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फोर्स जीरो होने के वजह से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नहीं मानते हैं। हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नहीं मानते हैं। तब हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट को मारते हैं, वो क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट, जो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है वाटर में। क्या होता है फ्लूइड में, परपेंडिकुलर होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रेशर पानी में हर जगह कैसा लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। क्या लगता है, परपेंडिकुलर। तो ये रीजन था कि प्रेशर क्यों परपेंडिकुलर लगता है, क्योंकि हमारे पास एक ही कंपोनेंट बचता है, वो है नॉर्मल कंपोनेंट। इसलिए बेटा प्रेशर परपेंडिकुलर लगता है। क्लियर हुई बातें? बेटा रिप्लाई करिए चैट बॉक्स पे, कमेंट करिए क्लियर हुई कि नहीं। यही रीजन है बेटा। ओके, इसलिए प्रेशर हर जगह पानी में, फ्लूइड में या गैसेस की भी बात करें, परपेंडिकुलर लगता है। ठीक, इसलिए प्रेशर हर डायरेक्शन में किसी भी बॉडी में, पार्शियली और फुल्ली हो, कांस्टेंट लगता है, इक्वल अमाउंट में लगता है। और जिसके वजह से क्या होता है, प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाता है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर कहलाता है। कैसे, आज रीजन देख लो। नेक्स्ट, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कैसे, देखो होता क्या है, ये कंटेनर वेसल है, ये रही बॉडी, मान लो ये डूब गई, सिंक कर गई, तो इसमें प्रेशर यहाँ से भी परपेंडिकुलर लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है। प्रेशर हर जगह से लग रहा है इस पे। ये देखो प्रेशर हर जगह से लग रहा है। ठीक, और ये जो प्रेशर इतने हर जगह से लग रहे हैं, इसके चारों तरफ से लग रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। मतलब मान लो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर P1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
P12 तक P1 से सबका मैग्नीट्यूड सेम है, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस बॉडी पे लग रही है। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन सबका डायरेक्शन सेम नहीं है, और जब सबका डायरेक्शन सेम नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं कि इसका नेट डायरेक्शन क्या होगा। तो जब इसका नेट डायरेक्शन मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक, तो मैं मैग्नीट्यूड ही सब मुझे पता है, तो बताओ मैं स्केलर कहूँगा कि वेक्टर कहूँगा? स्केलर कहूँगा। क्या कहूँगा? स्केलर। क्योंकि स्केलर का मतलब है जिसके पास से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं, तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसका पता नहीं चल पाता है, क्योंकि सबका डायरेक्शन क्या अलग होता है और हमको एक नेट डायरेक्शन पता नहीं चल पाता है, जिस वजह से प्रेशर कैसी क्वांटिटी, राशि कहलाती है, सदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक, एक स्केलर वो क्वांटिटी कहलाती है, तो इसलिए हम प्रेशर को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हुई बात? प्रेशर को क्यों स्केलर बोलते हैं, क्लियर हुआ? चलिए, इतनी बात हो गई। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है फिर, जब से हम लोग प्रेशर कर रहे हैं? तो प्रेशर का फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? न्यूटन में होता है। एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर की यूनिट हुई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो किसके बराबर होती है? बराबर होती है वो पास्कल के। किसके बराबर होती है? पास्कल के। तो प्रेशर की दो यूनिट हुई, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये था आज की हमारा क्लास का पूरा सेशन। ठीक, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।